आज पांचवा स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। फिफ्थ स्टेप हमारा जो है वो एनसीईआरटी मोस्टली आप न्यू फॉलो करने की कोशिश करें, न्यू। ठीक है, मैं इसके पीछे रीजन आपको दे चुका हूं, मैंने क्वेश्चंस के आधार पर इसका जो है वो सेगमेंट बताया कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें, क्योंकि जो यूपीएससी का डायमेंशन है वो लगातार बदल रहा है। जो न्यू एनसीईआरटी है वो हमारे फ्रेमवर्क 2005 एजुकेशन फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से काम करती है। कई बार आप ये बात जरूर समझिएगा कि जो मार्केट में पुरानी एनसीईआरटी वो फोटोकॉपी मिलती है, फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी जो होती है वो लीगल वैध नहीं मानी जाती है। और आधार पर आप ये बताइए, यूपीएससी जैसी संस्था वो एक अवैध डॉक्यूमेंट पर एग्जाम नहीं ले सकती। उनको भी पता है कि स्टूडेंट को पढ़कर, परीक्षा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन एग्जामिनेशन, एग्जाम का मतलब क्या होता है। एग्जाम का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपकी एकाग्रता, आपकी समझ, इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो समझ की परख जो होती है, क्या होता है, एग्जाम का मतलब क्या होता है, समझ की परख। जो आपने पढ़ा है उसको कितना समझा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, इसके बारे में जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग एग्जाम कहते हैं। तो समझ की परख की प्रक्रिया को एग्जाम यानी परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको परीक्षा कहा जाता है। कि समझ की परख की जो प्रक्रिया होती है उसको परीक्षा यानी एग्जाम कहा जाता है। लेकिन ये जो समझ है वो आती कहां है, वो आती है पढ़ने से। और पढ़ना किसको है, इसके लिए एनसीईआरटी एक कॉमन डोमेन की बुक मानी जाती है। तो मैं इसके बारे में आपसे बहुत कुछ कह चुका हूं और मैंने आपको बताया कि जब समझ की परख की बात होती है तो हमने एनसीईआरटी आंदोलन में एक सेगमेंट सेट किया, बीटीएल। और आज मेरे एनसीईआरटी के बच्चे अगर मुझे यहां सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, तो उनके जो आज मैसेजेस आ रहे हैं वो एक अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि 90% क्वेश्चन प्री के हो रहे हैं जो आपने बीटीएल किया था। शुरुआत में उन्हें भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने उम्मीदें की थी कि ढेर सारे फैक्ट ओजांग सर पढ़ाएंगे, पर्वतों के बारे में बताएंगे, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में लिखाएंगे। लेकिन ओजांग सर ने तो कुछ और ही घुमा दिया, वो पीटीएल पे चले गए, यानी बिटवीन द लाइन जिसे कहते हैं, यानी आप उसका आशय समझिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चीजों को, आप कहते हैं अरे यूपीएससी का एग्जाम है, पहले ये जानो एग्जाम का मतलब क्या होता है। एग्जाम का मतलब होता है समझ के परख की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ नोइंग द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको कितनी समझ हुई। तो आप अगर फैक्ट रट रहे तो समझ नहीं। समझ का मतलब होता है, समझ किसे कहते हैं, समझ का मतलब होता है कि अलग अलग विचारों को जोड़ने की शक्ति, एनालिसिस और सिंथेसिस करने की शक्ति, यानी जोड़ने और तोड़ने की शक्ति, कही गई बात के पीछे आशय। समझ किसे कहते हैं, समझ का मतलब होता है आशय को समझना। आशय, आशय का मतलब होता है इसके पीछे द हिडन मीनिंग, हिडन स्टेटमेंट्स को समझना, जो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, जो सामने नहीं है, छुपा हुआ है। तो हम लोग कई बार स्टूडेंट जब आता है बिगिनर तो कहता है नहीं यूपीएससी एग्जाम है। तो एग्जाम शब्द का मतलब समझो, एग्जाम कहते किसको हैं, एग्जाम का मतलब क्या होता है, यानी वो संस्था जो एग्जाम ले रही है, वो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप पीसीएस दे रहे हो, आप यूपीएससी दे रहे हो, मेडिकल दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो। तो सवाल है कि वो जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा, तो पढ़ने को तो सभी ने पढ़ा, 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सभी ने उसको पढ़ा। तो जो आपने पढ़ा, राइट, उसको समझा कितना। और समझने का मतलब क्या होता है, समझने का मतलब वो कहता है जो आशय है, यानी उसके पीछे जो छुपे हुए कारक हैं, उसके पीछे छुपा हुआ जो अर्थ है उसको समझिए। इसी बात को समझते हुए मैंने जब इस परिभाषा को ब्रेक किया तो मैंने बीटीएल की स्थापना की, बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइन एक फ्रेज इंग्लिश में यूज किया जाता है कि आप जो है जब जो बातें कही जा रही हैं उसके अंदर छुपे हुए आशय को समझ लें। और आज वही कारण है कि एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे अगर यहां पर क्लास में हैं तो आज की डेट में उनकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बहुत हाई हो चुकी है। आज वो हर एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि प्री और मेंस के क्वेश्चन उसमें से ज्यादातर मुझे तुरंत जैसे ही मैं पढ़ाता हूं, सर ये वाला क्वेश्चन 2008 में आया था, ये सर 2013 में आया, 2017 में आया, अब उनको ये तक याद हो गए। तो हमारा ये जो सफर रहा वो बहुत ही खूबसूरत सफर रहा। और इसमें से ज्यादातर बच्चों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कई ने भी डिफेंस के एग्जाम दिए, कई ने अदर एग्जाम दिए, और उनका कि सर इसमें क्वेश्चन छाए हुए, एकदम आए हुए जैसे आपने जो पढ़ाया। और उसका ये कारण था क्योंकि आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम का मतलब समझे। ज्यादातर बच्चे अपने पढ़ने को ये समझते हैं कि अगर हमने फैक्ट पढ़ लिया तो हमारा ये पढ़ा हुआ हो गया, पहला तो ये समझते हैं। दूसरा बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो इसको हम लोग पढ़ा हुआ समझते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ने को वो एग्जाम की तैयारी मानते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है बिगिनर स्टूडेंट से, पढ़ने को यानी रीडिंग को वो प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मानते हैं। लेकिन यहां आज आपको समझ में आएगा कि पढ़ने से ज्यादा जो होता है, जब पढ़ें आप तो साथ साथ समझ की परख करें, यानी छुपे हुए जो चीजें उसका आशय समझे। इसको बिटवीन द लाइन कहा जाता है कि इसके भावार्थ क्या है, इसके अंदर क्या बातें कही जा रही हैं, जो
प्रत्यक्ष नहीं है, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल है, हमें वो समझना पड़ेगा। और इसीलिए एक टीचर की या एक मेंटर की आवश्यकता पड़ती है जो उन मतलबों को समझा सके। जब ये मतलब समझ में आ जाते हैं तो फिर हमारे साथ हमारे सब्जेक्ट की अटैचमेंट कई गुना बढ़ जाती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे चरण में चलते हैं। आखिर एनसीईआरटी सिर्फ बिटवीन द लाइन है क्या, बीटीएल है क्या? ओजांग सर सिर्फ बीटीएल तक ही पढ़ने की बात करते हैं? नहीं, एनसीईआरटी में एक चीज बहुत ज्यादा डिस्कार्ड की जाती है। वो मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो एनसीईआरटी की बुक्स के टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी की मान लो 12th क्लास की बुक है, ये इसके टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एटलीस्ट प्री के लिए आपका आधारभूत स्तंभ बन सकता है। खास तौर पर मैं जो उन बच्चों से जो प्री देने जा रहे हैं, या प्री तो खैर सबको देना पड़ेगा, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जो अभी जिनको 24 में देना है, 25 में देना है, जो अभी आज 12th में, सबको सबसे पहला स्टेज प्री ही डील करना पड़ेगा। और प्री आज की डेट में वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज है। और क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, मार्काट इसमें बहुत ज्यादा है, रेशियो इसमें बहुत ज्यादा जो है फेलियर का होता है, इसीलिए प्री सबसे ज्यादा जो होता है एब्सर्ड होता है, बहुत ज्यादा जो है वो तेजी से घूमता है। तो अगर किसी ने प्री दिया होगा उसको पता होगा कि इसमें गुगली बहुत पड़ती है। अचानक से आपको पढ़कर कुछ और गए, क्वेश्चन कुछ और आता है, क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट कर देते हैं, रेंज बहुत ज्यादा ले लेते हैं इसमें, ठीक है। जहां मेंस में रेंज शॉर्टर होती है वहां प्री में रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है आपके एनसीईआरटी को आप अपनी प्री के क्वेश्चन का बेस कैसे बना सकते हैं। आप स्टूडेंट जो है, ज्यादातर बच्चे इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं, लेकिन जो इसके पीछे अभ्यास दिए हुए हैं उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको वो जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके क्वेश्चन को लगता अरे, क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं और हमारे प्री में 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो हिस्से दिए होते हैं, ABCD। और हमारे यहां इसमें एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिए होते हैं, समझ बूझ वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, चूंकि ये बच्चों की किताबें हैं और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, किसको, समझ को विकसित करने की ये प्रक्रिया। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी 6th क्लास से लेकर 12th तक आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को, जो विषय है उसको तोड़ने की क्षमता, उसको जोड़ने की क्षमता पैदा करने की प्रक्रिया। 6th क्लास के बच्चे के बारे में सोचो, उसको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, अब उसको पहली बार पृथ्वी पढ़ाई जा रही है, उसको पहली बार लोकतंत्र के बारे में बताया जा रहा है, उसको पहली बार हिस्ट्री से परिचित कराया जा रहा है। अब वो 6th क्लास का बच्चा, उसको ना यूपीएससी की कोई जल्दी है, ना उसको डॉक्टर बनना है, ना उसको इंजीनियर बनना है, कुछ नहीं, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी। थोड़ी देर के लिए अपने आप को 6th क्लास के बच्चे के योग्य मानो, एक अपने आप को 6th क्लास का मानो कि जब तुम 6th क्लास में थे तो जिंदगी तुम्हारे लिए कैसी थी, जिंदगी में क्या तुम्हारा 6th क्लास में एम था, नहीं मुझे आईएएस टॉप करना है, बहुत लोगों को पता ही नहीं था ये होता क्या है, तो उस समय बस स्कूल जाना है और ये पढ़ना है। अब सोचो कि उस क्लास के बच्चे को कोई टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसका पर्पस क्या रहा होगा, उसका पर्पस रहा होगा समझ को डेवलप करना, कि आप अपने आसपास सराउंडिंग को, मुझे इतिहास को देखने का मेरा नजरिया क्या हो, भूगोल में मेरी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी मेरे पास ये मैं वाटर जो देखता हूं इसको हाइड्रो कहते हैं, ये जो मिट्टी चट्टान देख रहा हूं इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो मुझे बेसिक मेरे जो सराउंडिंग है, मेरे आसपास का पर्यावरण है, मेरा इतिहास, मेरा समाज, इनसे मुझे बेसिक रूप से परिचित कराना और मेरी समझ को उनके साथ अटैच करना है। एनसीईआरटीज की जो पूरी श्रृंखला 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जो है वो धीरे धीरे हमारी समझ डेवलप होती चली जाती है। यानी समाज को, पृथ्वी को, पर्यावरण को, भारत की संस्कृति को, लोकतंत्र को, राज व्यवस्था को, इतिहास को, कला संस्कृति को धीरे धीरे हम एक विकास के क्रम में लेकर जाते हैं। विकास का क्रम बड़ा जरूरी होता है। जैसे अगर हम देखें तो जब हमें भूगोल में पढ़ाया जाता है कि हम कभी एप थे, हम बंदरों के रूप में थे, और वहां से धीरे धीरे हम होमो इरेक्टस के रूप में आए और फिर नियांडरथल और उसके बाद हम होमो सैपियंस के रूप में डेवलप होते चले गए। आज जो है वो हम होमो सैपियंस यानी एक समझदार मानव के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसी प्रजाति जो सोच समझ सकती है, निर्णय ले सकती है। तो अगर सोच के देखिए, अगर हमें हमारे विकास का क्रम नहीं पता हो तो हम केवल कुछ नाम याद रख पाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें हमारे विकास का क्रम पता होता है तो हमें हमारे बारे में हमारी समझ बढ़ जाती है। सिंपल सी ये बात आप बहुत आसानी से जानते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स एक विकास का क्रम है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का काम करती है। और यही जो समझ होती है, जब आपकी समझ डेवलप हो जाती है तो यूपीएससी जैसी संस्था आती है और यूपीएससी कहती है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, कि चलिए अगर आपने पढ़ने से ज्यादा अपने समझ का विकास किया है तो चलिए हम आपके समझ की परख कर लेते
लेते हैं, इसकी प्रक्रिया हम इसको चलो कसौटी पर कस लेते हैं कि आपने पर्यावरण, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इन चीजों की जो समझ की है, हम उसमें से उसकी परख कर लेते हैं, क्योंकि इनको बेस्ट चाहिए होता है, इनको अपने 700-800 लोग चाहिए होते हैं जो इसी प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं, लेकिन जिनकी समझ की उच्चता, यानी जो इनकी जो हाईनेस ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। और वो 700-800 लोग यूपीएससी क्या करता है, ऐसे लोगों को खींचकर हर साल सिविल सेवा के अंतर्गत लेकर आता है और भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बन जाते हैं, इस परीक्षा का हिस्सा बन जाते हैं। यह प्रक्रिया हर साल, साल दर साल होती चली आ रही है। और कई बार जो बच्चे आते हैं, बिगिनर होते हैं, वो बिना इस प्रक्रिया को समझे कूद पड़ते हैं। कूद तो पड़ते हैं, ये एक ऐसी आग है जिसमें आपको कूदने के बाद तैरना ही पड़ेगा, लेकिन साल 2 साल लगातार प्रयत्न करने के बाद उनको समझ में आता है कि हमसे गलती क्या हो रही है, हमसे क्या जो है सेगमेंट हो रहा है, क्यों मेरे से एग्जाम निकल नहीं रहा है और क्यों मैं अपने लक्ष्य से भटकता चला जा रहा हूं। क्या आप भटकना चाहते हैं? क्या आप साल 2 साल का समय यूं ही बर्बाद करना चाहते हैं? स्टूडेंट की तरह आप भी कहना चाहते हैं भाई यूपीएससी सबके लिए नहीं है, यूपीएससी पहली बार में नहीं निकलता है। क्या आप भी अपने आने वाली पीढ़ियों को यही कहानी सुनाना चाहते हैं, या आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जहां आपको सिर्फ अपनी सीट से मतलब है कि भाई मुझे सिर्फ मेरी एक सीट चाहिए, मुझे उसी तरह मेहनत करनी है जैसी यह संस्था मुझसे चाहता है, जैसा मुझे एग्जाम में आवश्यकता है? अगर है तो आपको सही तरीके समझने पड़ेंगे। अब आज जो मैं जिस चीज पर बहुत लाइट डालने जा रहा हूं, बहुत प्रकाश डालने जा रहा हूं, वो है कि वो सबसे डिस्कार्टेड पोर्शन एनसीईआरटी का, ज्यादातर मैंने देखा है, ज्यादातर बच्चे भी, अगर आप मेरे साथ हैं और आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो मुझे आप ये बताइए कि इसका जो ये अभ्यास यानी एग्जाम वाला जो पार्ट होता है, छोटे बच्चों में जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आप में से कितने लोग, क्या जितने भी लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सभी ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए आपसे। क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सभी प्रश्नों पर विचार किया आपने? समझा अरे ये तो स्कूल के बच्चों का क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। क्या आपने इस पर विचार किया? एक एक क्वेश्चन प्रश्न लगाए आपने? मुझे आप जवाब देंगे क्या मेरा आज का सेमिनार, आज की क्लास आपके मर्म को टच कर रही है? देखो मोहम्मद सुहेल ने कहा नहीं नहीं नहीं, नो नो, बहुत 1-2 का यस आ रहा है। वो भी कितने क्वेश्चन लगाए? इन्होंने भी कुछ क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन इन्होंने भी टच नहीं किए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन का, मैक्सिमम लोगों का जवाब नो में आ रहा है। केवल कुछ ही 2-4 बच्चे हैं जिनको यस लिख रहे हैं, बाकी ज्यादातर झूठ बोलने की जरूरत नहीं। उसमें भी मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने सारे दीर्घ, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, मुझे तो क्वेश्चन याद है सारे, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा कि ये दीर्घ उत्तरी में था या लघु उत्तरी में था, यानी शॉर्ट आंसर था या लॉन्ग आंसर था, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट अपने टीचर से अपनी कमजोरी छुपाता है, उसकी कमजोरी यूपीएससी जैसी संस्थाएं नोच नोच के निकालती हैं, फिर वो बड़ा दर्दनाक होता है, फिर वो पूरा समाज देखता है कि आप कमजोर थे और आपने सही समय पर अपनी कमजोरी को दूर नहीं किया। अब देखिए कितने ज्यादा लोगों ने कहा नो सर। अब कितनी छोटी सी बात थी, और आज अभी मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सभी लोग रेडी रहिए पेन और पेपर के साथ, कि इतनी छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं। एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, कुछ एक आध ऑप्शन बढ़ा दिए जाते हैं और क्वेश्चन आपको जो है वो सीधे सीधे मिलते हैं। अब जरा देखिए कि कैसे एक छोटी सी गलती हमसे कम एनसीईआरटी 30 to 35 क्वेश्चन प्री में, 30 to 35 कह रहा हूं, 55-60 पे जाते जाते तुम्हारा प्री निकल जाएगा। 30 to 35 क्वेश्चन आप सीधे सीधे लॉस करने जा रहे हो, प्री में मैं बात कर रहा हूं। 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्टली लॉस करने जा रहे हो, डायरेक्टली, मतलब इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपको सिर्फ क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करने, थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आप जो है वो इसके साथ आप जो है वो बर्बाद कर ले। अब देखता आता हूं तुम्हें एक क्वेश्चन है, आपने अगर जिसने भी प्री का पेपर लिया होगा, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बढ़ाकर ये क्वेश्चन प्री में आया है। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है और 8th क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से इसकी डेप्थ देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ट्रिक और डेप्थ जो होता है वो बिल्कुल यूपीएससी का सेगमेंट है। अब जरा देखिए 8th क्लास में आप जाएंगे, 8th क्लास में आपको ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपको सॉइल के फॉर्म में मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे तो ये मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, लिखिए, आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए और पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप? निम्नलिखित में से कौन सा मेथड, कौन सी विधि, लिखो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि
तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है या उपयुक्त है, में सबसे उपयुक्त है। तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए बी सी। ए इज शेल्टर बेल्ट, शेल्टर पट्टी। दूसरा मल्चिंग, याद आ रहा है एनसीईआरटी के बच्चों। और तीसरा, इसको हम लोग छज्जेदार खेती या टेरेस फार्मिंग कहते हैं, या सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती। अब सबसे पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में ये तीनों विधियां सॉइल के इरोजन को चेक करने के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी इसीलिए बहुत खूबसूरत हो जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की गहराई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की विधि है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अभी देखते जा रहे हैं। क्या शेल्टर बेल्ट सॉइल इरोजन को रोकने की विधि नहीं है? बिल्कुल है। कौन कहता है नहीं है? शेल्टर बेल्ट जो है वो बिल्कुल सही विधि है आपके सॉइल इरोजन को रोकने की। क्या मल्चिंग सॉइल इरोजन को नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है, बिल्कुल रोकता है। क्या टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग जो है वो सॉइल इरोजन को नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है। तीनों के तीनों विधियां सॉइल इरोजन की विधियां हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने की विधियां हैं। अब मुझे बताइए, आपने जैसे कई लोगों ने कहा इसका आंसर सी होना चाहिए, टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती। तो टेरेस फार्मिंग आपने क्यों लगाया, जबकि तीनों की तीनों विधियां सॉइल इरोजन को रोकने की यानी मृदा अपरदन को रोकने की विधियां हैं? बताइए, बताइए। तीनों की तीनों विधियां मृदा अपरदन को रोकती हैं। पढ़ा है आप लोगों ने इसको? पढ़ा? देखिए क्वेश्चन की खास बात मुझे बताइए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको ढंग से कर रहे हैं तो। मुझे अब इसका आंसर बताइए कि आपने सी क्यों लगाया। जिन्होंने सी दिया मैं उनसे बात करना चाहता हूं। शाबाश कमलप्रीत सिंह, वेल डन बेटा। काजल सन, शाबाश बेटा, वंडरफुल, बहुत बढ़िया जवाब। तिवारी बहुत बढ़िया, शाबाश। अंसारी वेरी गुड, वेल डन। ये हैं तेजस्वी, वेल डन बेटा। गेट टू लबासना, वेल डन, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। पटनी वेरी गुड। साहू बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं बात की गहराई पे समझना। जब हम कीवर्ड्स निकालते हैं, यानी एग्जाम में एनसीईआरटी हमें बीटीएल और कीवर्ड सिखाता है। ये कीवर्ड जिसने पकड़ना सीख लिया उसके क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन है स्टीप स्लोप। हमें पता है ये दोनों विधियां कम ढाल वाले या समतल इलाकों के लिए बढ़िया है तो ये तीनों विधियां, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को स्टीप स्लोप हटा देता और यहां पर मैं एक नाम डाल के डी लिख देता, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ एबव, यानी अगर मैं इसको हटा देता। अब देखो इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्री का। अब इसमें क्या हुआ, इसको हटा दूं, देखो ट्रिक देखो एनसीईआरटी कितनी गहराई में तुम्हें लेकर जा सकता है। तो आपने इसको हटाया, इसको हटा दिया और यहां पर मैंने ऑल ऑफ द अबव डाल दिया, यानी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑल मेथड्स आर द सॉइल कंजर्वेशन मैथोलॉजीज, बट द कीवर्ड इज कह रहा है स्टीप स्लोप, यानी सबसे उपयुक्त। तो सबसे उपयुक्त में क्या होगा, जो टेरेस फार्मिंग होती है वो स्लोप को पूरी तरह से नलिफाई कर देती है, स्लोप यानी ढाल को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और इसीलिए इन तीनों में सबसे बेहतरीन विधि क्या होगी, जहां स्टीपर स्लोप है, पहाड़ों की ढाल है, जहां आप जो है इनके माध्यम से रोक नहीं सकते, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको सीढ़ी को काट, सीढ़ी के रूप में उसको जो है समतल रूप में काट देना पड़ेगा। और वहां पर जो होगा वो आंसर होगा आपका सी। तो सभी को बधाई हो, लेकिन यह अंतर समझना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, और अगर मैं इसको रख रहा हूं तो मुझे बेस्ट वन सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यह खूबसूरती आपको एनसीईआरटी देता है, इतनी डेप्थ में जाने की आपको ताकत एनसीईआरटी देता है। लेकिन जो स्टूडेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सेगमेंट्स नहीं समझ पाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आने जा रही है, उनको दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको समझना है। अब चलें आगे, मूव करें अगले क्वेश्चन पर। यस या नो मुझे बताइए। यस सर, चलिए
क्वेश्चन है, बंगाल में स्तंभरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त लागू करने का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको पता है कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है। ठीक है, एक जो है वो एक सेगमेंट है कि स्तंभरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जो हमारा परमानेंट सिस्टम था, परमानेंट सिस्टम लागू करने का किसानों पर, अब क्वेश्चन है, कह रहा है किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं, आपका कितनी डेप्थ है एनसीईआरटी में ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, पहला तो ज्योग्राफिकल रीजन कह रहा है बंगाल में, दूसरा स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहले बताओ ये लागू किसने किया था, कौन बताएगा मुझे? किसने लागू किया था? कह रहा है इफेक्ट ऑन द फार्मर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, किसानों पर जो स्थायी यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो बंगाल में, उसका किसानों के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? हाँ जी, गुड, बताइए किसने लागू किया था? अरे बाप रे बाप, इतने नाम, किसी ने वेलेजली लिखा है, किसी ने कर्जन लिखा है, किसी ने कर्जन लिखा है, बाप रे बाप, ओहो। लॉर्ड रिपन वाले भी कोई, अच्छा किसी ने न्यूटन भी लिखा है, न्यूटन ने लागू किया था, अरे बाप रे बाप, न्यूटन सोचेगा क्या क्या मुझसे करवाओगे। 1793 में, 1793 में किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सबसे पहले भूमि सुधारों की बात करें तो सबसे पहले यह व्यक्ति था जिसने इसको एस्टैब्लिश किया था। जिन्होंने इसका जवाब दिया बहुत बहुत बधाई, एक बच्चे ने जो है सन भी लिखा था, वंडरफुल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। बेसिकली इनका यह सिस्टम था, इनकी जो लगान जो उस समय हुआ करता था वो इनके राजस्व यानी रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत था। अब लगान के लिए जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको लगाने, क्योंकि भारत में भाषाई विविधता बहुत ज्यादा थी, हमारे लैंग्वेज डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे में अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वाले अधिकारियों के लिए लगान वसूल करना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसने जमींदारों का, जो वहां का फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी इंग्लैंड की, उसके आधार पर भारत में एक जमींदारी व्यवस्था शुरू की और भूमि का जो मालिक था उसको जमींदार को बना दिया, जो कि एक भारतीय होता था, जमींदार को बना दिया। ये कौन था? ये लैंडलॉर्ड हो गया था, ये जमींदार भूमि का मालिक हो गया था। और इसको बोला ब्रिटिश ने बोला कि भाई आप मुझे लगान वसूल करके दो अपने लोगों से, ठीक है, आप हमें जो है वो हमारा परसेंटेज दे दो और आप जो है वो सबसे लगान वसूल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, और बोला कि चूंकि विदेशों में क्या था, जो फ्यूडल सिस्टम था उससे वो लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाने काम करते थे। जमींदार ने इन किसानों की जो है वो हड्डियां का खून तक चीस लिया कि भाई मुझे ये लगान खींचकर इनको देना है। इनका क्या हुआ, इनका रेवेन्यू सेट हो गया, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो गई, बहुत बढ़िया इनके लिए सिस्टम हो गया, इनकी जो कॉस्ट थी वो कम हो गई और इनका जो फिक्स मिलना, अब ये इसका सरदर्द था वो अपने लोगों से कैसे जो है वो खींच कर लेकर आए। नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर लोग जो है वो अपनी जमीनों से बेदखल कर दिए गए, बाहर कर दिए गए, वो भूमिहीन मजदूर बन गए और नतीजा ये रहा कि अंत तक आते आते उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और किसानों को इसके फायदे की बजाय ज्यादातर हमें लॉस यानी नुकसान ही हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो क्या होता है कि सप्लाई चेन जैसे ही आपकी लंबी हो जाती है वहां पर सिस्टम में एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वंडरफुल। अब आपने देखा कितने कितने लोगों को अंदाजा है कि यह क्वेश्चन आ चुका है प्री में भी और मेंस में भी? कितने लोगों को यह अंदाजा है, जरा मुझे बताएं, प्रीवियस ईयर पेपर अगर पढ़ा हो तो, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़ना चाहिए। गुड, कई लोगों ने कहा यस सर हमने पढ़ा है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जिसको आपने हल्का मान के छोड़ा था वो आपको कितना फंसाता है। चलें आगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो है वो लगातार इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। आगे आइए, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहता है भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी पुरुष प्रधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग, जो माइग्रेशन ट्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन ट्रेंड इन इंडिया इज पैट्रियार्कियल और मेल डोमिनेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन सिस्टम इन इंडिया इज मेल डोमिनेंस और पैट्रियार्कियल?
निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो भारत में प्रवासन की यानी माइग्रेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बंदा जा रहा है, तो उसमें से किसमें पुरुष ही है, मतलब ज्यादातर वो मेल डोमिनेंस है, वहां महिलाएं या जो फीमेल्स नहीं है। मुझे बताइए इसमें कौन सा सेगमेंट होगा और क्यों, और क्यों? मुझे चारों के आंसर चाहिए जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ा है, लॉजिक है जिसके पास, बताएं मुझे। गुड। रूरल टू रूरल नहीं, राइट। इस तरह का माइग्रेशन भारत में हमें ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रेंड के लिए, प्रवासन के लिए पुश पुल फैक्टर होना चाहिए, पीपी फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, यानी धक्का देना और खिंचा देना। नगरी से ग्रामीण प्रवासन हमें भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में शहरीकरण, ये जब शहरीकरण उच्च दर पर पहुंच जाता है जैसे अमेरिका में, तो जब शहरीकरण बहुत उच्च तरीके से होता है तब हमें यह प्रवास देखने को मिलता है। लेकिन जब शहरीकरण उच्च हो जाता है तो महिला पुरुष दोनों की इनकम बढ़ जाती है, और जब महिला पुरुष दोनों की इनकम बढ़ जाती है तो केवल वो पूरा परिवार फिर माइग्रेट करता है। वो लोग जो शहरी भीड़ भाड़ से थक गए, फार्म हाउस ले लेते हैं, गांव की तरफ जाकर बस जाते हैं। आपने देखा होगा अमीर लोग, जैसे अभी आपने देखा सलमान खान, धर्मेंद्र, ये बड़े बड़े लोग ये फार्म हाउस में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, ग्रामीण इलाके में चले जाते हैं। तो ये बहुत समृद्धता का सूचक है। भारत में तो इतनी समृद्धता भी आई नहीं है। अगला है नगरीय से नगरीय, तो हम इसको जो है वो इमिग्रेशन भी कहते हैं। जैसे अमेरिका चले गए तो आपने देखा होगा आईटी कंपनियों से लड़के लड़कियां सभी अमेरिका जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो ये अर्बन टू अमृत, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पढ़े लिखे स्किल्ड लोग ज्यादा मूवमेंट करते हैं, स्किल्ड लोग। तो इसमें महिला पुरुष स्किल जो होता है वो महिला पुरुष का अंतर कम कर देता है। अब बचा हमारे पास ग्रामीण से नगरीय, यानी फ्रॉम रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो लेबर क्लास है, अनस्किल्ड क्लास है, वो मूवमेंट करती है। रिक्शा चलाने वाले मजदूर, जिनके पास मौसमी बेरोजगारी है, जो खेती उनकी लगातार काम नहीं कर रही है। और इसमें देखा जाता है इसमें मेल डोमिनेंस, क्योंकि आप जब रूरल से शहर जाते हैं तो आवास की सुरक्षा, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे लोग सो रहे हैं, ठीक है, कहीं भी टॉयलेट चले जा रहे हैं, किसी भी अवस्था में रह रहे हैं, सुरक्षा के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। ऐसी कंडीशन में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनके रहने की जगह, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से ये बेसिकली मेल डोमिनेंस हो जाता है। मेल डोमिनेंस यानी पुरुष प्रधान, ये हमें देखने को मिलता है इस तरह का माइग्रेशन, ड्यू टू द लैक ऑफ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें देखने को यहां मिलता है। तो ये बेसिक एक एग्जांपल था कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते समय उसके क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को लगा रहे हैं और उसके भावार्थ को समझ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं था कि एबीसीडी हमने लगा लिया, हमें इनके मतलब पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड हमारे यहां नहीं है, ठीक है, ये ट्रेंड हमारे यहां अभी आया ही नहीं, क्योंकि हमारा शहरीकरण अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतनी हमारी इनकम नहीं हुई है। नगरीय से नगरीय हम देखते हैं तो वहां स्किल्ड क्लास आ जाता है। जैसे आप एक छोटे शहर से उठ के दूसरे मेट्रोपॉलिटन चले गए, मेगापोलिस में चले गए। हमारे यहां जो ट्रेंड है वो पैट्रियार्कल में हमें यह दिखाई पड़ता है, मुख्यतः इस तरह का ट्रेंड हमें दिखाई पड़ता है। जो सी ऑप्शन इज टोटली राइट।